जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हरियाणा चुनाव में हुई कथित धांधली पर बम फोड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के क्यों फूले हाथ पांव। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, राहुल गांधी के जरिए कर्नाटका के लोकसभा के एक विधानसभा सीट पर हुई कथित धांधली के खुलासे के बाद अब राहुल को हरियाणा में कथित धांधली के सबूत मिल गए हैं। आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले जो बम फोड़ा जाएगा इस धांधली का, उसका क्या कोई असर उपराष्ट्रपति के चुनाव पर पड़ने वाला है? आखिर कौन से वो सबूत हैं जिसे कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया और अभी उनकी टीम हासिल कर रही है हरियाणा में? तो क्या हरियाणा के बाद अब बारी महाराष्ट्र की है? और इन तमाम चीजों के बीच में देश में इसके प्रति सत्ता पक्ष के खिलाफ जो आक्रोश है, क्या वो और बढ़ने जा रहा है? दोस्तों, राहुल गांधी द्वारा उठाया गया वोट चोरी और चुनावी धांधलियों वाला सवाल पूरे देश में एक नई लहर पैदा कर चुका है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा में मिल रहे समर्थन से अन्य प्रदेशों में मतदाताओं में आक्रोश और जागरूकता और तेज हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए, उसने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी राजनीतिक विश्लेषकों को भी सकते में डाल दिया था। कांग्रेस ने इस जनादेश को हरियाणा की जनता का नहीं, ईवीएम का, धांधली का करामात बताया, कारनामा बताया। अब कर्नाटका की तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी कांग्रेस पार्टी की टीम लगी हुई है। जल्द ही राहुल हरियाणा चुनाव में कथित धांधली पर बम फोड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर चुनाव आयोग की बात करें तो हरियाणा चुनाव आयोग अब प्रदेश में 15 साल पूरे कर चुकी ईवीएम को नष्ट करने की कवायद शुरू करना चाहता है। ईवीएम की प्रयोगात्मक व्यावसायिक आयु 15 वर्ष तक होती है, लेकिन ये कवायद प्रदेश के चुनाव आयुक्त अभी क्यों करना चाहते हैं, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश की एक विधानसभा संख्या 56 जो दादरी है, इसके कांग्रेस प्रत्याशी को पत्र द्वारा सूचित किया। इस संदर्भ में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों ने अदालत में केस दायर किए, उनके विधानसभा क्षेत्रों से आयु पूरी कर चुकी ईवीएम को क्या नष्ट किया जाएगा? सवाल यह है, इसी मौके को क्यों चुनाव आयोग ने उन ईवीएम को नष्ट करने के लिए, और ईवीएम को नष्ट करना है तो अभी रुकिए ना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इतनी जल्दी क्या है आखिर चुनाव आयोग को? दोस्तों, हरियाणा चुनाव में मतगणना की धांधलियों पर उचाना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में केस दायर किया हुआ है, जिसमें चुनाव अधिकारी द्वारा पोस्टल बैलेट को पूरा नहीं गिनने का विवाद है। बृजेंद्र सिंह केवल 32 मतों से चुनाव हारे हैं। अब इस केस की सुनवाई 26 अगस्त से लगातार किए जाने का उच्च न्यायालय का आदेश भी है। सिरसा जिले की रानिया सीट पर बूथ नंबर 9 की ईवीएम की पुनः गणना करने को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित किया गया, लेकिन जिला चुनाव अधिकारी ने पुनः गणना को आधार बना करके उन ईवीएम में मौजूद आंकड़ों को मिटा करके केवल मॉक पोल करवाने की प्रक्रिया को करने की अनुमति दी। पूरी प्रक्रिया अपने आप में संदेह में खड़ा करता है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव गणना के बाद नतीजों पर कई प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के हस्ताक्षर नहीं कराए जाने की जानकारियां भी मिली। प्रदेश कांग्रेस के 16 प्रत्याशियों ने चुनावी प्रक्रिया की अनियमितताओं के आधार पर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में केस दायर कर रखा है। उन 16 प्रत्याशियों के नाम मैं आखिर में आपको बताऊंगा कौन सा विधानसभा है, कौन कौन लोग हैं, लेकिन उसमें कहा गया है कि कुल मतदान के आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग ने देरी की और बार बार उन आंकड़ों को बदला। मतगणना के दिन एक समय बाद अप्रत्याशित रूप से गणना की सूचनाओं में विलंब किया गया, देरी की गई। अभी तक होते आए चुनाव के परिणामों में सूचनाओं को निरंतरता को यूं बाधित किए जाने का एक अद्भुत नमूना पहली बार देखने को मिला था। एक बड़ा विवाद कुल मतदान के आंकड़ों को लेकर भी रहा, जिसे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने उसी दिन जारी नहीं किया। दोस्तों, चुनाव से पहले जिस तरीके का जन आक्रोश बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरे देश में उमड़ा था और बीजेपी के हारने की प्रबल संभावनाएं स्पष्ट रूप से मीडिया और एजेंसियां दिखा रही थीं, उसके विपरीत नतीजों से सवाल उठे थे। 8 अक्टूबर को जब नतीजे घोषित किए गए, 90 सीटों की विधानसभा में बीजेपी ने तीसरी बार फिर से
48 सीटों पर स्पष्ट जीत हासिल कर ली। हालांकि दोस्तों, आपको याद होगा, जिस दिन नतीजे आ रहे थे, काउंटिंग चल रही थी, 8 बजे मतगणना की शुरुआत हुई। 8 बजा, 8:30 बजा, 9, 9:30, 10, 10:30, यानी कि करीब 2.5 घंटे तक। आमतौर पर 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा जैसे राज्य के अंदर 2.5 घंटों में मतगणना की पूरी रूपरेखा सामने आ जाती है। और उस वक्त 90 में से कहीं पर 52, कहीं पर 50, कहीं पर 53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई रुझानों में आगे चल रही थी। मगर 10:30 बजे के बाद अचानक जो भारतीय जनता पार्टी को उछाल मिला और एकदम से उछाल हो लेकर के पहुंच करके 48 पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। और उसी वक्त लोगों के मन में संदेह आए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिली हार को एक नई संजीवनी दी। पूरे नतीजे को बीजेपी के प्रति विश्वास के तौर पर जोर शोर से बीजेपी ने प्रचारित किया। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव में अप्रत्याशित नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव आयोग से चुनाव में हुई अनियमितताओं के आरोप लगाकर पूरी प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से तुरंत जांच की मांग की थी। भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने 9 अक्टूबर को ही चुनाव में हुई धांधलियों को लेकर के अलग अलग बिंदुओं को चुनाव आयोग के सामने रखा था और एक मांग पत्र चुनाव आयोग को सौंपा था। मगर क्या हासिल हुआ? मतगणना के दौरान अप्रत्याशित रूप से सुबह 9 बजे के बाद नतीजे की स्थिति दर्शाने में हुए विलंब पर चुनाव आयोग की पद्धति और भूमिका पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की थी। इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण चुनाव आयोग आज तक नहीं दे पाया। दोस्तों, 11 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस ने मतदान की गणना में ईवीएम में विसंगतियों, धांधलियों की एक रिपोर्ट फिर से चुनाव आयोग को भेजी, जिसमें 20 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम की बैटरी की 99% चार्ज रहने पर संदेह जताया। क्योंकि दोस्तों, उसमें कहा गया, और दूसरा, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की बैटरी 60 से 70% ही चार्ज थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ईवीएम की समयबद्ध संपूर्ण गहन जांच करके वास्तविकताओं को स्पष्ट करने की मांग की थी। जिन विधानसभा क्षेत्रों में शिकायतें मिली कि वो नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, कालकी, होडल, पानीपत शहरी, इंद्री, बड़खल, एनआईटी फरीदाबाद, नलवा, रनिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाल, अचना, घरौदा, कौसली, बादशाहपुर है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार जीते। अब दोस्तों, जो बैटरी वाला खेल है उसी यूं समझिए, यानी जिस वक्त मतगणना चल रही थी और मतगणना के वक्त 2 तरह की ईवीएम आई। एक वो ईवीएम जिसमें बैटरी ईवीएम की जो दर्शाती है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी इस्तेमाल होने के हिसाब से दर्शाती है, कितना चार्जिंग उसमें बचा हुआ, कितना खर्च हुई। जाहिर तौर पर अगर आपका फ़ोन पूरा चार्ज है और आपने उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, इंटरनेट बंद कर रखा है, कॉल नहीं किया, 100% चार्ज में से वो 1-8% ही घटेगा। लेकिन अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल किया फुल चार्ज के बाद, तो उसमें बैटरी कम तो होगी, स्वाभाविक है, वैसे हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का होता है। ईवीएम जिसे ऑन किया गया मतदान के दिन, उसमें वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद में फिर ईवीएम को खोला गया, यानी कि पूरा दिन तक वोटिंग होती रही, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, या 10 बजे तक, या जब तक भी मतदाता अपना वोट डालते रहे। और फिर मतगणना के दिन वो खुली। लेकिन ऐसी ईवीएम में 99% बैटरी बची हुई थी, इतना काम होने के बावजूद। और वो 99% बैटरी वाले ईवीएम में बीजेपी जीती हुई नजर आ रही थी। और दूसरे प्रकार की जो ईवीएम थी, जिसमें 60 से 70% बैटरी बची हुई थी, यानी कि उसमें मतदान करते वक्त जाहिर तौर पर बैटरी खर्च हुई होगी पूरा दिन। उसके बाद मतगणना के टाइम पर भी, मतगणना के वक्त भी उसे ऑन ऑफ, और उस वक्त भी तो बैटरी तो खर्च होगी। जिसमें 60 से 70% बैटरी बची हुई थी, उसमें कांग्रेस जीती हुई थी। यह अपने आप में भी एक बड़ा संदेह पैदा करता है। अब ऐसे में प्रदेश के कांग्रेस इकाई ने मतदाता सूचियों की जांच करने में, जो कि जुटी हुई लगातार कर्नाटक की तरह। शुरुआती स्तर पर मतदाता सूचियों में, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां उजागर हुई, कांग्रेस कह रही है। एक ही मकान के पते पर 45 लोगों के वोट दर्ज करना, एक खाली प्लॉट पर 80 लोगों के वोट दर्ज करना, एक ही बूथ में कई दोहरे वोट का दर्ज करना, कुछ मतदाताओं के मकान नंबर 0 होना, महिलाओं के पीटीआई या पिता का नाम हरियाणा लिखा जाना, ये सारी के सारी उसमें
गड़बड़ियों की त्रुटियों की बातें आ रही हैं। चुनाव से पहले हरियाणा में अचानक से बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या का बढ़ना और उनके नाम बीपीएल कार्ड से काटे जाने जैसी विसंगतियों का सारांश बनाया जा रहा। राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक रैली में कहा कि अब जल्द ही हरियाणा चुनाव में हुई धांधलियों को भी सबूतों के सहित उजागर किया जाएगा। दोस्तों, पूरे विश्व में भारत के चुनाव आयोग की साख, लोकतांत्रिक पद्धति की साख पर उठ रहे सवालों को मुख्य चुनाव आयोग किस तरीके से बचाएंगे, बड़ा सवाल है। इस अमृतकाल में भारत की सीमाओं को पार किया गया। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। हरियाणा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के सभी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चुनावी धांधलियों को लेकर चंडीगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़ के बम्पर नारेबाजी और प्रदर्शन किए। हुड्डा कहते हैं कि हरियाणा में चुनाव में हुई धांधलियों का जल्द ही बड़ा खुलासा सबूतों के साथ किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को खंगाला जाना है, उसमें डुप्लीकेट वोट, बोगस वोट, बिना पते के वोट, एक पते पर समान से अधिक संख्या में वोट और अन्य अनियमितताओं की विस्तृत रिपोर्ट बनाई जा रही है। तो दोस्तों, एक बार फिर से तैयार रहिए। और इसी बीच में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के मोदी और शाह जाहिर तौर पर बहुत कुछ उधेड़-बुन में है, क्योंकि उसमें पार्टियां व्हिप जारी नहीं करती। उससे पहले राहुल गांधी ने एक दूसरा बम अगर फोड़ दिया तो जाहिर तौर पर ये जो जन आक्रोश अभी दिख रहा है, जन सैलाब अभी दिख रहा है, जन आंदोलन की शक्ल में, ये बिहार के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पहुंचेगा और उसके बाद में माना जा रहा पूरे देश को अपनी चपेट में लेगा। यानी कि आक्रोश पैन इंडिया होने जा रहा है। और आपको मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरियाणा में, कौन से प्रत्याशी हैं चुनाव के, जिन्होंने केस कर रखा है चंडीगढ़ में। मैं जल्दी से उनका नाम बता देता हूं। हाई कोर्ट में जिन लोगों ने केस किया उसमें है उदय भान, इनकी सीट थी हुडल, विजय प्रताप सिंह बड़खल, नीरज शर्मा फरीदाबाद NIT, लखन सिंगला फरीदाबाद, कर्ण सिंह दलाल पलवल से, अनिल मान नलवा से, अमित सिहाग डबवाली से, जय भगवान राड से, जयवीर वाल्मीकि खरखौदा से, मनीष सागवान दादरी से, ML रंगा बावल से, राकेश कुमार इंद्री से, धर्मपाल नीलोखेड़ी से और सुभाष देसवाल सफेदा से और सचिन खोंड पानीपत ग्रामीण से। इन लोगों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर कर रखा है। अब दूसरी तरफ चुनाव आयोग बहाना ये ले रहा है कि 15 साल जिन EVM को पूरा हो गया हरियाणा विधानसभा वाले, उनको वो नष्ट करने जा रहा है। टाइमिंग देखिए, 1 तारीख को बिहार में राहुल गांधी की बड़ी जनसभा, जिसमें उनका मताधिकार वोटर मताधिकार यात्रा खत्म होगी और उस दिन संबोधन होगा। और उसके बाद में 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव, और उस बीच में राहुल गांधी इन तमाम चीज़ों को लेकर एक नया बम फोड़ेंगे और इसी बीच में चुनाव आयोग EVM को नष्ट करने जा रहा है। खेला समझिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।